फिलहाल खटिया तैयार है, हम खटिया तैयार है। हम भी तैयार होते हैं खटिया के लिए। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। एक फौजी का बेटा जो मेट्रो सिटी की अच्छी खासी जॉब को छोड़कर लौट आता है अपने घर देहरादून और शुरू करता है एक स्टार्टअप। ये स्टार्टअप सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, यह रिश्तों को मजबूत करने की एक नींव थी। शादी करने से पहले कुंडली मिलाना चाहिए या ब्लड टेस्ट कराना चाहिए? ये भी आएगा। आज से 100 साल पहले के रीति रिवाज परंपरा अलग थे, आज से 200 साल पहले के अलग थे, 50 साल पहले के अलग। आज से 16 साल पहले जब स्मार्टफोन हर हाथ में नहीं थे और इंटरनेट सीमित था साइबर कैफे तक, और शादियां तय करते थे हमारे रिश्तेदार। पहाड़ जब तैयार नहीं था तब रिश्तों को मजबूत करने के लिए शुरू हुआ mangal.com। तो उसने फिर अपनी बहन का रिश्ता लिखाया और जाते समय हंसते बोली कि जिंदगी में पहली बार कहीं सड़क में खड़े होकर रिश्ता लिखा रही हूँ मैं। तो वैसा वाले लेवल की हमें रणनीति अपनानी पड़ेगी, हमें इन्हें एजुकेट करना पड़ेगा, हमें घर घर जाना पड़ेगा। डिसिप्लिन मिला सेना से, इरादा पहाड़ सा मजबूत और सपना गढ़वाली कुमाऊनी रिश्ते जोड़ने का। डिवोर्स सही है या गलत है? डिवोर्स सही है, डिवोर्स में गलत कुछ भी नहीं है। डिवोर्स में गलत क्या है? आज हम मिलने जा रहे हैं mangal.com के फाउंडर विजय भट्ट से। सुना है उनके पास रिश्तों की कहानियों का पिटारा है। हाय भाई, कैसा है? सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। दुष्यंत कुमार। हाय। मौसम बढ़िया है, धूप हो रही है। हाँ, ऐसी जगह चाहिए बैठने के लिए। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए जिंदगी में? धूप, धूप चाहिए, खाली धूप। कहने की बात ना, और क्या चाहिए जिंदगी में? ये सच है वैसे, ये सच है वैसे। हमने अपनी आकांक्षाएं अपेक्षाएं इतनी बढ़ा रखी हैं, इतना जरूरत थी नहीं। आप देखो ना कितनी चीज़ें टूटी हैं कोविड के बाद से। वर्क फ्रॉम होम, ऐसा लगता है कि ऑफिस जाए बगैर तो होएगा नहीं कुछ। अब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वेकेशन भी कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम के नाम पे, काम कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं। कितना कुछ टूटा है। ऐसा हमने कभी सोचा था कि नहीं ऑफिस नहीं जाएगा आदमी, ऑफिस के नहीं जाएगा तो कमाएगा कैसे? तो ऐसा नहीं है, चीज़ें टूटी हैं, लोगों ने अपनी ज़रूरतें भी कम करी हैं। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, पहले ना कभी परचून दुकान बंद नहीं होती थी, 7 दिन खुलती थी। अब एक ट्रेंड सा आ गया है, परचून की दुकान एक दिन बंद हो रही है। परचून की दुकान, उसने भी रियलाइज़ कर लिया कि एक दिन तो छुट्टी चाहिए मुझे। पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं, चेंज हुई हैं। और जैसे आप लोग छुट्टी बहुत जाने लग गए हैं, घूमने बहुत लग गए हैं। पहले घूमते नहीं थे, घूमने बहुत लगे। इस बार 31 में मैंने देखा, वाराणसी से लेकर नेपाल से लेकर मतलब कोई भी ऐसी जगह जहाँ आप सोच रहे हो जाना है, वहाँ ऑलरेडी लोग पहुँचे हुए हैं। वहाँ से रील बन के आ रही है कि वाराणसी मत आना। ये तो है ना? बदलाव तो आए हैं, बहुत ज़्यादा आए हैं बदलाव ना। लेकिन कई चीज़ों में बदलाव नहीं आ पाए। हाँ, जैसे कि मैं कहूँ कि शादी करने से पहले कुंडली मिलाना चाहिए या ब्लड टेस्ट कराना चाहिए? ये भी आएगा। मुझे लगता है कि ब्लड टेस्ट है, ब्लड टेस्ट की मैचिंग होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली साइंस के पास में ये तो आंसर्स हैं कई जगह पे कि भाई अगर इसके ब्लड टेस्ट में ये चीज़ें निकल रही हैं तो इसको फ्यूचर में बीमारी हो सकती है, या फिर इसको बीमारी आज है। जैसे आप कई बार देखेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि शादी के बाद बच्चा नहीं हो रहा है ना, अब वो लड़के में कमी निकली या लड़की में कमी निकली, है ना। अब देखिए, 2 आदमियों को आपने कैसे बंधन में बांध दिया है, जहाँ पर जो बेसिक नीड थी शादी की, परिवार बसाना, वही पॉसिबल नहीं होएगा अब। तो अगर आपने ब्लड टेस्ट करा होता कि भाई इसके बच्चे होंगे या नहीं होंगे, तो ये प्रासंगिक नहीं है। या कई बार ऐसी डिजीज़ होती है जो पता चल जाती है कि भाई इस आदमी के अंदर हैं। लोग तो छुपाते हैं, ज़्यादातर शादियों में देखता हूँ। अब तो खैर कुछ लोग लिखने लग गए, अपने अबाउट अस में लिख देते हैं कि मुझे ये ल्यूकोडर्मा है, अभी अंदर ही है, दिखता नहीं है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ। एक आधा मैंने देखा, एक लड़की ने लिखा हुआ था कि मेरे को हार्ट का इशू है थोड़ा सा, अब ठीक है लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ।
पर ये तो अच्छे वाले लोग हो गए ना, जो बुरे वाले हैं पहले नहीं सुनते थे आप शादी में हो जाएगा, शादी के बाद ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, तो इस भ्रम को पकड़ के खराब है तो शादी के बाद। हाँ नहीं खराब बिल्कुल डिफेक्ट भी है। अभी मैंने पीछे सुना था एक कोटद्वार साइड की पता नहीं कहीं घटना थी, वो आए थे मेरे पास में, तो शादी के नेक्स्ट डे ही रात में ही मतलब फेरे वेरे हो गए, लड़की घर ले आए, तो उस रात जो है लड़की छत पे नाच रही रेलिंग के पास में, तो लड़का डर गया, घबरा गया, पता चला कि इसने ये तो गोली खाती थी, आज इसने गोली नहीं खाई है। फिर वो कह रहे हाँ हमें लग रहा था फेरों में भी अजीब ढंग से बिहेव कर रही थी। तो अगले दिन चुपचाप से लड़की वालों को बोला गया, लड़के वाले भी जानते थे तो बगैर हो हल्ला करे ले गए। और ये अरेंज मैरिज की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा भी नहीं कि कोई अनजान व्यक्ति शादी के बाद, अरेंज मैरिज की बात कर रहा हूँ। ल्यूकोडर्मा छुपाते हैं, किसी को कान में सुनने की क्षमता कम है वो छुपाता है, बॉल्डनेस का तो कुछ कर नहीं पाते तो छुपाते नहीं है, पर हेयर इम्प्लांट निकालते हैं वो फिर भी इतने बड़े रिश्ते को बनाने जा रहे हो। हाँ, और अगर उसमें पहले ही समय में झूठ आ रहा है तो रिश्ता टिकना तो बहुत मुश्किल है। नहीं टिक ही नहीं सकता ना, कहाँ से विश्वास दोबारा से लाएं कि इस आदमी ने धोखे से शादी करी है मेरे साथ में। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, मतलब मुझे लगता है ब्लड टेस्ट भी एक फैक्टर होना चाहिए, हालांकि हमारे अंदर अभी इतनी हिम्मत नहीं आई है बोलने की कि ये फलां ब्लड टेस्ट करा लीजिए। आजकल तो ओल्ड एज मैरिजेस भी चल रही है। हाँ एक बड़ा अच्छा ट्रेंड आ गया एक्चुअली, मैं अच्छा ही बोलूँगा अच्छा उसको, अच्छा है ना। अभी कुछ दिन पहले एक मैं ऑफिस में जाने के समय गाड़ी पार्क करा था नीचे अपने, तो एक आदमी नीचे सीढ़ी से उतर रहा था ऑफिस से, तो उसने मुझे क्रॉस कर लिया, फिर तुरंत वापस आया कि आप भट्ट जी है। मैंने बोला हाँ, कह रहे मैंने अभी ऑफिस से आ रहा हूँ, आपकी फ़ोटो देखी है मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आप कैसे आए थे, क्योंकि वो 48-50 वाली श्रेणी का आदमी लग रहा था। तो उसने बताया कि नहीं मैंने आपके ऑफिस में जाके मैंने रिश्ता लिखा दिया आपने, कि हाँ उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी कोविड में, तो एक छोटी लड़की है वो ननिहाल में छोड़ी हुई है, वो खुद किसी कंपनी में अच्छी मल्टीनेशनल में मार्केटिंग में, लेकिन थोड़ी अवस्था ख़राब इसलिए थी क्योंकि बीवी नहीं है देखने के लिए, तो थोड़ा सा वेल मेंटेन नहीं था, वो थोड़ा हारा हुआ लग रहा था ज़िंदगी से। तो मैंने कहा आपने लिखा दिया ऊपर डिटेल अपना, बोला हाँ मैंने सब बता दिया, उन्होंने मेरा नंबर रख लिया है, तो उन्होंने बोला हाँ हम आपको बता देंगे। तो मैं तुरंत समझ गया। कुछ साल पहले, आज से 7-8 साल पहले, 6 साल पहले मान लीजिए का व्यक्ति में वो था कि अगर कोई पास 50-55 साल का आदमी आता था तो मैं उसे बुरा मानता था। मैं अपना ही बता रहा हूँ, मैं था कि कैसा आदमी यार, मतलब हो तो गया, मतलब जब अब क्या करना, शादी का क्यों करना चाह रहा है। तो मैंने स्टाफ को बोला था कि सर नाराज़ नहीं करना किसी को, उसका नंबर लेकर रख लिया करो, प्रोफाइल मत बनाया करो, और बोल दिया करो हम आपको कोई रिश्ता आएगा कॉल करेंगे। तो मैं समझ गया उन्होंने वो ही कराया, तो मैंने तुरंत उसको अपना नंबर दिया, मैंने कहा मेरा नंबर लो, मुझे कॉल करना, मैं प्रोफाइल बनाऊंगा आपकी, मैं देखूंगा आपका रिश्ता। हुआ ये है कि हमने ना जैसे किसी की शादी नहीं हुई 45, 48, 50 की, या किसी की बीवी गुजर गई 40 में या 45 में, हमने उसको मान लिया कि इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, हो गया तेरा जो होना था, और हमने उसको समाज में अकेला छोड़ दिया। होता ये 50s के बाद आपको सिर्फ आपकी सेक्सुअल नीड्स नहीं है, आपको कंपेनियनशिप भी चाहिए। होता ना क्या कहते करते छुई लगाउन मिलना, मतलब घर आऊँगा कुछ तो बात करूँगा कि हाँ आज ये वो आज वो हुआ, मेरे को अरहर की दाल खाने का मन है, या पिक्चर देखने चलेगी। अभी मैं एक से मिला था, तो वो वीडो है महिला, तो मैंने भी उनसे पूछा कि मैरिज की आपको ज़रूरत लगती है अब, या रिलेशनशिप की ज़रूरत लगती है। तो उन्होंने बोला कि रिलेशनशिप की तो ज़रूरत नहीं हो सकती, क्योंकि मतलब मैं ऐसा तो रिस्क नहीं ले सकती ना कि मतलब कल को मुझे को गलत ठहराए, तो मुझे मैरिज की ज़रूरत लगती है। क्योंकि नॉर्मल भी जैसे मुझे कहीं पिक्चर देखने जाना है, या मुझे कहीं घूमने जाना है, या मेरा कहीं कुछ खाने के लिए कहीं जाने का मन है, या रात में कहीं जाना है, तो मुझे या किसी से बात भी करे कि मेरे दोस्त बहुत हैं, लेकिन मुझे दिन भर तो दोस्त नहीं चाहिए ना, दोस्त तो एक पार्टी के लिए चाहिए, 1 घंटा 2 घंटा, एक कंपेनियन तो चाहिए मुझे 24 घंटे घर में अपने साथ में बात करने के लिए। तो वो
वो नीड वो किसी से एक्सप्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो एक महिला है, अगर वो नीड एक्सप्रेस करेंगी तो हम उसे अलग लेवल पे सोचेंगे, हम अच्छे लेवल पे नहीं सोचते, हम बुरे में सोचते हैं। पर मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं रिश्तों के बीच बैठा हूँ 24 घंटे। तो कितनी बेसिक सी चीज़ है ना, कंपेनियनशिप, माने मेरे अकेलेपन के लिए मुझे कुछ साथी भी तो चाहिए जीवन बिताने के लिए। मैं दिन भर घर में क्या करूँगा, भले पैसा भी हो, सब कुछ हो। दूसरी बात मैंने ये देखी कि हमारा समाज भी इस बात को लेके गेयर्ड अप नहीं है, कि बड़े ही हमारे बोले कि नहीं भाई तुम्हें तो शादी करनी चाहिए, हम तुम्हारा रिश्ता ढूंढते हैं, तो हमारे बड़े भी नहीं, तो अब अपनी तरफ से तो वो नहीं बोल सकते, उसे गिलानी का भाव तो रहेगा, तो उस शर्म और गिलानी के कारण वो अपनी इच्छाएं भी नहीं व्यक्त कर सकती कि मुझे शादी करनी, तो उस बारे में भी कोई बात नहीं कर रहा। एक पल को आदमी तो ये बात कर सकता है, जैसे वो आदमी मेरे दफ्तर आया था रिश्ता लिखाने के लिए, पर हम किसी औरत से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 50 साल की औरत मेरे ऑफिस में आने की हिम्मत करे, या 48 की या 45 की या 40 की हिम्मत करे कि भाई मैं अपना कहीं रिश्ता कोई देखे, मेरे को दोबारा जीवन जीना है, मैं जीना चाहती हूँ, मैं जिंदा हूँ। भाई जो आदमी गया है उसके साथ मेमोरीज हैं, लेकिन वो तो चला गया ना। अब बाकी की ज़िंदगी जो मेरी पड़ी हुई है वो मैं कैसे पूरी करूँगा या करूँगी। तो अब इसमें दो पहलू आते हैं। पहला पहलू ये है कि हमारे बड़े भी तैयार नहीं हैं। अच्छा, दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू आता है कि ये भी मैंने अभी मतलब एक बात समझ में आई कि अगर आपके बच्चा है शादी से, तो अगर आप मर्द हैं आप, तो बच्चा ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि मेरी नई माँ आई है। पर जो माँ है, माँ का नया पति आना, बच्चा गेयर्ड अप नहीं है, क्योंकि माँ से उसका मातृत्व का इतना भयंकर जुड़ाव है बचपन से कि वो दूसरा पापा आना प्रेफर नहीं कर रहा या एक्सपेक्ट नहीं कर रहा या गेयर्ड अप नहीं है कॉन्शियस। जैसे वेस्ट में इस बात की स्वीकारोक्ति है, एक्सेप्टेंस है कि हमारी शादी टूट गई है, हम डिवोर्स ले रहे हैं या वीडो हैं, जो भी हैं, तो अब मेरा एक नया पार्टनर आएगा, कुछ टाइम बाद आएगा, जब भी आएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं कि मुझे करना है, पर हाँ अगर मिलेगा तो मैं। और बच्चे भी गेयर्ड अप है उसके लिए। क्या ऐसा होता है, मेरी मदर की सेकंड मैरिज है, और बच्चे शादी में जाते भी हैं, उस फादर से मिलते भी हैं, शादी से पहले मिलाया भी जाता है, एक्सेप्टेंस भी क्रिएट करी जाती है, फैमिलियरिटी क्रिएट करी जाती है कि मिला। हमारे यहाँ पर वो एक्सेप्टेंस नहीं है। तो मैंने ये देखा है, हमारी जो शादियाँ हैं जब टूट जाती हैं, चाहे डिवोर्स हो चाहे वीडो हो जाए, हम इस बारे में, और ख़ासकर लड़कियों के लिए बहुत आसान है, समाज लड़कों के लिए इतना आसान है कि हाँ पूरा समाज लग जाएगा कि अगर वो बच्चा नहीं है तब भी मेहनत करेगा कि नहीं, अब भाई साहब कैसे ज़िंदगी काटेंगे, और अगर बच्चा है फिर तो और मेहनत करेगा कि नहीं अरे बच्चे को कौन पालेगा, बच्चे को तो माँ ही पाल सकती है, घर में एक औरत का आना ज़रूरी है। तो जब औरत का आना घर में इतना ज़रूरी है कि उसके आने से ही घर बच सकता है, तो जब औरत का ही घर उजड़े, चाहे वो वीडो होए चाहे वो डिवोर्सी होए, उसके लिए इतना ज़रूरी क्यों नहीं है। और वीडियो के लिए ज़्यादा है, पता है आपको, क्योंकि डिवोर्स में क्या होता है, डिवोर्स में माना गया है कि इनकी नहीं पटी, ठीक है। वीडियो में ऐसा माना गया है कि वो तो अननेचुरल डेथ से मरा है, मतलब वो तो इनका प्यार था। अब इस प्यार की लौ का दिया कहीं पर टिमटिमाना चाहिए, जो हमें दिखना चाहिए ज़िंदगी भर। तो वो अपनी वो इच्छाएं व्यक्त नहीं कर सकते कि मेरे को भी जीवन जीने का अधिकार है, मैं भी इच्छाएं रखती हूँ, मर थोड़ी गई हूँ। 40-45 में अगर कोई आदमी औरत विधवा हो जाए तो मर थोड़ी गई है, वो जिंदा है। मुझे लगता है कि इन सब के पीछे आदमी की सोच तो अलग अलग है, लेकिन एक सवाल छोड़ के जाते हैं कि समाज क्या कहेंगे और लोग क्या कहेंगे। वो फिर वही है कि जब अगर लोग क्या कहेंगे तो फिर मैं की परवाह करूँ, लोगों कहने दो ना। देखिए लोग तो आप लोगों, आधी ज़िंदगी तो हमारी लोगों से ही ख़राब हुई है ना, और वो लोग हमारी ज़िंदगी में है भी नहीं। आपको अगर किसी अभी जितनी भी चैलेंजेस अगर आप वीडियो हैं वो सारी तो आप ही फेस कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल है चाहे वो फाइनेंशियल नहीं है, इमोशनल है, तो उसमें लोग तो कहीं नहीं है। लोग तो उन्हीं 12 मिनटों के लिए, शादी में क्यों तो आप देखते हैं 1000 आदमी इकट्ठा होता है, पर 900 आदमी तो नाराज होके जाता है कि नमक कम था, पनीर नहीं मिली, मेरी तो पूड़ियाँ होती। तो मतलब वो तभी तो ये छोटी वेडिंग्स का आप क्रम आ गया ना। लोग समझदार हो गए, भाई इतने लोग बुलाने क्यों हैं, खास बुलाओ, 50-70-100 बुलाओ, डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, यही एंजॉय करेंगे। मैं भी एक शादी में गया था, वो बनियों की शादी थी, गढ़वाली लड़की से, नहीं गढ़वाली लड़के की शादी बनियों की लड़की से।
तो आपके उधर ही हुई थी शादी में, जब आया था कॉर्बेट साइड में। मैं शादी में इतना एंजॉय कर रहा था ना, पता क्यों कर रहा था? क्योंकि शादी में सिर्फ लड़का लड़की और उनके दोस्त और ख़ास एंजॉय कर रहे थे। इवन जो उनका हल्दी हाथ भी अगल बगल बैठ के हो रहा था। और फिर हम घूमते हुए हम खाना खाने की तरफ गए, तो वह 2-3 रिश्तेदार एक बड़ी सी गोल टेबल में बैठ के इसी पर चर्चा कर रहे थे कि मतलब गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। जैसे ही उन्होंने हमें देखा तो ठिठक गए, उन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया। तो मैं और मेरे बाद में वही बात कर रहे थे, जिनकी शादी है वो तो एंजॉय कर रहे हैं, जिनको खाना खाने के बुलाया है, जिनको सम्मान दिया गया आइए खाना खाइए, हमारी खुशी में शामिल हुई, वो बैठ के गोला बना के गलतियाँ ढूंढ रहे हैं। तो मतलब आप रिश्तेदारी बोलिए, समाज बोलिए, समाज भी हम ही हैं। पारंपरिक तरीके ठीक है शादी के, या जो आजकल चल रहा है वो? जो भी लड़का लड़की को अच्छा लगता है, उस परिवार को अच्छा लगता है, वही तरीके ठीक है। शादियां तो आप पारंपरिक क्या बोल रहे हैं, पहले गंधर्व विवाह होते थे, अभी आप गंधर्व विवाह बोल के देखो किसी को, गंधर्व विवाह तो पारंपरिक क्या होता है? हमारे में नौला विवाह होते थे, वो क्या है, धारा विवाह तो होते थे। तो वो आप आज आप कर सकते हो नहीं, पर वो भी तुम्हारी परंपरा का हिस्सा थे। परंपरा वही तो चीज़ है जो हम, परंपरा का मतलब क्या है, जो चलते आया है, फिर वो चेंज हुआ है। आज से 100 साल पहले के रीति रिवाज परंपरा अलग थे, आज से 200 साल पहले के अलग थे, 50 साल पहले के अलग थे। 50 साल बाद लिव इन भी एक परंपरा बन जाएगी, हो सकता है। आज तो एक्सेप्टेंस तो बढ़ी गई है। मेरे टाइम में शुरू हुआ था 12-13 साल पहले, 15 साल में शुरू हुआ था, तब उनको अलग ढंग से देखते थे। आज धीमे धीमे एक्सेप्टेंस बढ़ के भी, मेरे ही एक रिलेटिव है, मतलब परिचित हैं, वो और बड़े वो कंजर्वेटिव लोग हैं, प्रॉपर कंजर्वेटिव लोग हैं। वो उन्हीं के घर में एक उन्हीं की फैमिली का लड़का लड़की आए थे जो लिव इन में रह रहे थे, और वो बिल्कुल प्रॉपर रहे और 2 दिन रहे और चले गए। कोई कुछ कर ही नहीं पाया, क्योंकि वो गेट में घंटी बजा के आए थे, हम आ रखे हैं, तो उनको समझ नहीं आया इनको डील कैसे करें, तो उनको रखा गया, वो एक कमरे में भी रहे। हम तैयार हैं लिव इन के रिश्ते को समझने के लिए? समाज तैयार है या हम तैयार है, परिवार तैयार है? नहीं, अभी तैयार तो नहीं है, क्योंकि जैसे शादी होती थी, पता अब शादी होगी, अभी बहू बन के भी घर आई है, अभी टीका करना है, तो इसने ये करना है, हमारे रोल्स डिफाइंड है। अभी लिव इन वाले रोल्स और लिव इन कपल्स के लिए तो शायद डिफाइन हो गए, पर जो उनकी सराउंडिंग फैमिली है उनको नहीं समझ में आ रहा कि अभी इनको डील कैसे करना है। क्या ये बहू है, क्या ये दामाद है, क्या ये 5 साल की बहू है, 5 साल का दामाद है, हमें ये समझ नहीं आ रहा एक्चुअली कि करना कैसे। बट मुझे लगता है कि ठीक है, अगर दोनों बच्चे खुश हैं और उनका ये एक सोचा समझा निर्णय है। और देखिए एक बात समझिए, लिव इन और मैरिज अलग कैसे हो सकते हैं, मुझे बताइए। लिव इन और मैरिज भी तो मैरिज ही है। लिव इन बेसिकली मैरिज का एक रेटिफिकेशन है। कैसे? मैं इस लड़की के साथ में लिव इन में रहना चाहता हूँ, तो मैं बेसिकली समाज के सामने अभिव्यक्ति तो कर रहा हूँ कि अब मैं इसी के साथ रहूँगा, मैं किसी और लड़की को नहीं देखूँगा, ऐसी तो है ना। तो मतलब मेरे अंदर मैरिज की तो इच्छा है ही है, मैरिज तो मैं करना चाहता ही हूँ। बस मैरिज में जो स्केरी पार्ट है, जो हमें डरा रहा है, वो नीले ड्रम डरा रहा है, हमें एलिमोनी की केसेस डरा रहे हैं। तो बच्चे शायद उससे डर रहे हैं, वो कह रहे भाई प्रेम तो हम करते हैं, लेकिन तुमने आगे की व्यवस्था ही ऐसी बना रखी है, डिवोर्स वाला सिस्टम हो रहा है, डिवोर्स लेना मुश्किल हो गया है, एक दूसरे को परिवारों को जेल में पहुंचा रहे हैं, एलिमोनी का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहा है। अभी एक बड़ी सुंदर सी बात है एलिमोनी में, क्योंकि ये तो कानून नहीं बता पाएगा, तो मेरी अपनी पर्सनल अभिव्यक्ति है। एक किसी की शादी को 20 साल हुए हैं या 15 साल हुए हैं, 10 साल हुए हैं, तो वहाँ तो एलिमोनी समझ में आती है मुझे कि भाई इस औरत ने इस आदमी को 10 साल दिए अपने, इस दौरान ऐसे नौकरी भी छोड़ी होगी, परिवार भी छोड़ा, इसी आदमी को टाइम दिया, सब कुछ करा, अब ये इनका रिश्ता टूट रहा है, तो भाई अब ये औरत तो बुढ़ा भी गई ना भाई, इसके पास वो चॉइसेस भी तो अवेलेबल नहीं है जो उसको प्राइम में मिली थी। तो थोड़ा बहुत तो एलिमनी को हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि भाई इसके भरण पोषण का भी जिम्मेदारी उठाओ जब तुमने निर्णय लिया था शादी का। लेकिन जो शादी 3 दिन में टूट रही है, 6 महीने में टूट रही है, 8 महीने में टूट रही है, साल भर में टूट रही है, 2 साल में टूट रही है, इस शादी में एलिमनी का जो कंसेप्ट है
वो मेरे को लगता है लॉ मेकर्स को रिविजिट करना चाहिए, क्योंकि ये तो फिर मुझे लगता है कि कई केसेस में तो ये शायद धंधा ही ना बन जाए कि शादी करी 2 साल में और उसके बाद 1 साल में, मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो क्रिकेट नेचर के हैं, जो सोच के ही आ रहे हैं कि सिस्टम का फ़ायदा उठाना है। दुल्हन ही फरार हो गई। हाँ, वो सुना भी है, दुल्हन फरार हो गई और गहने लेके फरार हो गई, फिर केस कर दिया, इंटर पंटर 100 चीज़ सुन रहे हैं। तो लॉ मेकर्स को कंसिडर आई थिंक रिविजिट करना चाहिए इस लॉ को, हर लॉ को रिविजिट करना चाहिए कुछ साल बाद इस तरह की, और जो खासकर हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। एलिमोनी तो बहुत ज़्यादा, डिवोर्स बहुत प्रभावित करते हैं हमारे जीवन को। आज के टाइम में एलिमोनी के चक्कर में डिवोर्स केसेस में लड़कों के सुसाइड रेट बढ़ गए हैं, लड़कियों से ज़्यादा बढ़ गए हैं एलिमोनी वाले, मतलब मैरिज वाले केसेस में। तो कितनी भयंकर बात है, कितने लड़कों ने कैमरे में रिकॉर्ड करके खुद को सुसाइड करा है कि भाई मैं त्रस्त हूँ, मैं मेरा परिवार ख़त्म कर दिया। तो मुझे लगता है जहाँ शादी की ड्यूरेशन ही 2 साल थी, 3 साल थी, वहाँ हमें एलिमोनी रिकन्सिडर करनी पड़ेगी, भैया ये सेम वॉल्यूम नहीं मिल सकता, और या फिर हमें भी वेस्ट की तरह प्री नप्शल एग्रीमेंट्स लाने पड़ेंगे जहाँ पर ये होगा भाई अगर शादी इस ड्यूरेशन तक की है तो इसमें इतना ही रहेगा हक। मतलब जो विडंबनाएं हैं उन्हें छोड़ना पड़ेगा। हाँ, मतलब हमें लॉजिकली विदाउट इमोशंस एक तटस्थ भाव से देखना पड़ेगा कि इसके साथ इसका केस अलग है, उसका केस अलग है, उसका केस अलग है। अब जो आदमी 20 साल की शादी में एडल्ट्री करके फंस गया है, डिवोर्स ले लिया लड़की ने, वहाँ तो एलिमनी बनती है भाई, उसने आउट ऑफ द सिस्टम गया है, वो उस लड़की को वायदा का जीवन भर साथ रहने का और एडल्ट्री कर रहा है, जो हमारे या लड़की कर रही है। जो हमारे धर्मगुरु हैं या जो धार्मिक पक्ष को देखते हुए अपनी बातों को रखते हैं, तो उनका हमेशा यही कहना होता है कि अगर आप धर्म के हिसाब से चलेंगे, परंपरा के हिसाब से चलेंगे तो आप सही चलेंगे। तो आपको लगता है कि जो वो लोग कह रहे हैं इस बात को, ये तार्किक है इस वक्त के हिसाब से? मतलब ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे मैं किसी को दुकानदार को बोलूँ 1 दर्जन केले देना तो मुझे 12 मिलेंगे, पर मैं उसे बोलूँ 1 दर्जन अंगूर देना तो वो बोलेगा अंगूर 1 दर्जन नहीं मिलते, अंगूर 1 किलो मिलते हैं, दोनों फल हैं। तो धर्मगुरुओं की जो बात है वो एक अलग वो उनका विषय है कि वो धर्म के हिसाब से देख रहे हैं। हम तो बड़े साधारण तरीके से देख रहे हैं कि दोनों केस ही अलग है, सारे केस सेम थोड़ी हो सकते हैं। राजाओं, पहले अगर धर्म की बात करें तो राजाओं ने भी अपने हिसाब से अपने धर्म, अपने नियम चेंज करे हुए हैं, बदले हुए नियम, वो शक्तिशाली थे, उन्होंने नियम बदल दिए। आज के टाइम में लॉ मेकर्स हैं, नियम बदलिए, आप समाज के लिए बदलिए। धर्म गुरुओं के हिसाब से तो एआई एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, सब कुछ जो है वही है। तो धर्म की जगह जो है वो एक अलग जगह है, और जो शादी है, जो गृहस्थ आश्रम है, उसके नियम अलग हैं। कई मामलों में गृहस्थ आश्रम को भी नियमों से अलग रखा गया है कि भाई हाँ भाई, अब वो एक बड़े अच्छे हैं, वो बोलते हैं कि भाई पत्नी का धर्म पति की सेवा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत सही बात बोलते हैं, क्योंकि पत्नी ने घर को ही बनाना है और पति से ही बनेगा और पत्नी के प्रेम से ही बनेगा। लेकिन आपको इस कंटेक्स्ट में ले जाएं कि मतलब पत्नी का धर्म पति की सेवा है, तो मतलब वो जी करती फिरेगी, पैर दबाएगी, पानी लाएगी, ये लाएगी। अब वो कंटेक्स्ट नहीं है ना, क्योंकि दोनों काम कर रहे हैं, दोनों जॉब पे जा रहे हैं, दोनों घर आ रहे हैं, या अगर नहीं जॉब पे जा रहे हैं तो लड़की ने घर की जिम्मेदारी उठाई है, लड़के ने घर से बाहर की जिम्मेदारी उठाई है, तो दोनों बराबर ही हो गए। तो जब वो सेवा की बात कर रहे हैं, वो सेवा पैर दबाना नहीं है। बड़ी बड़ी रील्स आ रही हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपकी बीवी आपके रोज़ पैर दबाए, देखिए आपको कैसे धन की वर्षा होगी, पैसा ही पैसा होगा। धार्मिक पक्ष पर रखते हैं आप रुचि? क्या मतलब जैसे धर्म के आधार पे चीज़ों को आंकना? हाँ, धर्म के आधार पर लगता हूँ। धर्म तो बेसिक है आपकी लाइफ का, पर धर्म जैसे आप धर्म बोलते हैं तो आप अपने आप ही सारी चीज़ें ख़त्म करते हैं। धर्म का मतलब ही तराजू है, पलड़ा है। धर्म का स्थापना इसी होती है कि दोनों पक्षों का न्याय होएगा। दोनों धर्म, मेरा धर्म ये कहता है, धर्म तो कभी गलत कहता ही नहीं। तो धर्म तो यही कहता है कि दोनों बराबर हैं। अर्धनारीश्वर कहते हैं ना, धर्म तो बराबर ही कहता है। लेकिन आपने धीमे धीमे ऐसी रीलें बना दी कि जिसमें दिखा रहे हैं कि लड़की अगर लड़के के पैर दबाती है, वो करती है, तो धन की वर्षा होगी, ये होगी। लड़की घर को,
लड़की का नाम सेवा इसलिए नहीं है कि वो घर में सेवा करती फिरे, झाड़ू पोछा मारे, रात के 12 बजे चाय दे दे, जब मर्जी पानी दे दो, खाना, ये नहीं है सेवा। सेवा घर के प्रति है, माने उसने निष्काम भाव से खुद को घर के लिए समर्पित कर दिया, प्यार की सेवा, प्यार दे रही है इस घर में। ये वाली सेवा नहीं है जो आप सेवा बता रहे हैं। मैं तो कहता हूँ आप बीवी के पैर दबाइए, ज़्यादा फायदा होएगा। अनुभव बता रहे हैं आप। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। अगले दिन वो ज़्यादा काम करेगी, ज़्यादा बढ़िया खाना खिलाएगी आपको, क्योंकि आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप पैर नहीं दबा रहे, आप इस बात को रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि भैया तुम मेरे लिए कीमती हो, तुम्हारा ठीक होना, खुश होना, स्वस्थ होना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे जीवन का सार ही है, मेरी शादी का सार ही है कि तुम खुश हो कि नहीं हो। तो तुम एक डालोगे खुशी, वो 10 खुशी वापस करेगी। तो शादी तो इतनी ही है बस। तो बेस्ट पार्टनर चूज करने का कोई फॉर्मूला भी है? मैं लड़का हूँ तो मैं लड़के के उससे बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको एक लड़की चूज़ करनी है शादी करने के लिए, तो आपको ये देखना होगा कि आपको कैसी लड़की चाहिए अपने पार्टनर के तौर पर। आप इन चीज़ों को के लिए तैयार रहो। और जैसे अगर मैंने एक वर्किंग वुमेन से शादी कर रहा हूँ जो मेरी तरह जॉब में है, काम कर रही है, तो फिर मुझे ये मान के चलना होगा कि ये भी दफ्तर जाती है, घर आती है, सेम प्रेशर झेलती है, तो हमें घर में जिम्मेदारियां आपस में बांटनी पड़ेंगी, वो कॉमन है। अब ये नहीं कि वो दफ्तर से आके काम करेगी, किचन में जाएगी। तो यहाँ पर ज़रूरी है समझना आपके लिए, अगर कोई नॉन वर्किंग वुमन से आप हाउस वाइफ ढूंढ रहे हैं कि मुझे घर चलाने के लिए, मतलब घर वाली चाहिए, नॉन वर्किंग चाहिए, तो आपको ये समझना होगा कि कमाती नहीं है, अब आप ही कमाएंगे, तो आपको दोनों के लिए कमाना है। अगर आप किसी लड़की से सिर्फ इसलिए शादी कर रहे हैं कि वो बहुत सुंदर है, ठीक है, तो आप मान के चलिए कि आप एक खर्चे बढ़ेंगे, क्योंकि वो एक्सपेंसिव होगी, मतलब उसके खर्चे होंगे, क्योंकि वो सुंदर है तो सुंदरता मेंटेन करने के खर्चे होंगे उसके। और वो उसके आप सुंदरता के बूते पे ही लड़की ले रहे हैं, उससे शादी कर रहे हैं। आपको कोई लड़की इसलिए अच्छी लगती है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की है, व्यक्तित्व है इनका, तो अब आप ये भी मान के चलिए कि इनके अपने विचार भी होंगे, ओपिनियंस भी होंगी, जहाँ पर ये आपसे मैच नहीं करेंगी, वो अपनी ओपिनियन रखेंगी, तब आप तैयार रहिए। आप किसी ऐसी लड़की से शादी कर रहे हैं जो बिल्कुल ही क्या कहते हैं उसको, सबमिसिव टाइप है ना, तो फिर आप मान के चलिए कि यहाँ पर अब सारे निर्णय आप नहीं लेने हैं, क्योंकि ये सिर्फ अब आपको फॉलो करने वाली है, इसको निर्णय लेने नहीं आएंगे, सबमिसिव नेचर की है। तो वो ये ब्लड टेस्ट की तरह नेचर भी एक साइंस है आपका, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट क्या है। दिक्कत कहाँ पर आती है आपको, आपने चूज़ तो वर्किंग वुमन करी है, पर एक्सपेक्टेशन में दोस्त की हाउस वाइफ है कि वो रविवार को वो रोज़ नई डिश बनाती है, या घर में शाम को पोहा बनता है, शाम की चाय के साथ कभी पोहा बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, कभी, है ना। या आपने शादी सबमिसिव से कर ली है, पर आपको एक कोई लड़की अपने ऑफिस में अच्छी लगने लग गई है, जिसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, जो हर मुद्दे पर आपसे बात करने में सक्षम है, आपको टक्कर दे रही है, आपको बौद्धिक जो है सुख दे रही है। ये फिर पैरामीटर रॉन्ग हो गया, इसलिए टूट रही है आपकी शादी, या इसलिए आपकी शादी में दिक्कत आने वाली है। चूज़ तो कुछ और किया था, एक्सपेक्टेशन उससे अब बौद्धिक वाली हो रही है। ये सबमिसिव वाली से आप बोले निर्णय नहीं ले रही, सारे निर्णय तो मुझे लेने पड़ रहे हैं, आपने चूज़ ही वही करी है, तो मतलब वो थोड़ी बदल जाएगी, वो तो वही रहेगी। तो अगर हाउस वाइफ ली है तो मान लो कि ये कमाती नहीं है, ये घर अच्छा चलाती है। इसको मैंने इसलिए पसंद करा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं कमाऊँगा, घर पूरा संचालन ये देखेंगे। हाँ, यहाँ फिर आपके पोहा भी बनेगा, आपके संडे की सुबह डोसे भी बनेंगे, आप शाम का होगे तो पैनकेक भी मिलेंगे, कुछ ना कुछ मिलेगा आपको बनता हुआ। पर फिर आप सोचो कि उसकी वाइफ तो यार वर्किंग है, उसको तो कितनी सहूलियत है कि 2 लोग कमाने वाले हैं दिल्ली बैंगलोर जैसे शहर में। अब तो देहरादून भी महंगा हो गया, 2 इनकम होती तो अच्छा होता। तुम कुछ करती क्यों नहीं हो, तुम सिलाई कढ़ाई का शुरू कर लो, तुम तो कुकिंग अच्छी कर, तुम कुकिंग का जोमेटो में डाल दो, वही शुरू कर लो। अब आप उसे प्रेशर डाल रहे हो, वो थी नहीं वैसी, वो जो है नहीं, आप उससे
हाँ, अगर वो अपने दम पर ये निर्णय लेती है कि हाँ मुझे कुछ करना है तो अब बात अलग है, पर आपकी एक्सपेक्टेशंस ही आपकी शादी को बना सकती हैं, बिगाड़ सकती हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप रेस्टोरेंट में गए, आपको बहुत तेज भूख लगी थी, आपने जल्दी से मसाला डोसा ऑर्डर कर दिया, और जब आए आप खा रहे थे तब तक आपने देखा कि बगल की टेबल वाले ने भटूरे ऑर्डर कर लिया। आप बोल रहे यार भटूरे अच्छे थे यार। चूज करना आपके हाथ हाँ, में। चूज़ करना आपके हाथ में। आपने जो ऑर्डर किया है, आपने जो चूज़ किया है, अब वही तुलना आपको करना- परोसा गया है। तुलना करना ठीक है। तुलना तो सबसे गलत चीज़ है। तुलना तो शादी को ख़त्म कर देती है। तुलना तो शादी को बर्बाद कर देती है। बिल्कुल नहीं करना। तुलना तो आपको वैसे भी नहीं करनी चाहिए। जैसे कई लोग कहते हैं उसके बेटे को दो, शर्मा जी का बेटा नहीं चला था बीच में, उसको देखो उसका बेटा क्या कर रहा है, उसको देखो उसका बेटा, तुम तो कुछ नहीं कर रहे। उसको देखो उसके बेटे के इतने % नंबर आए, उसका बेटा IIT में निकल गया, उसको देखो उसके बेटे ने एक स्टार्टअप खोल दिया, उसका काम अच्छा। तुलना तो हर रिश्ते का जो है जहर है तुलना। जब ज़िंदगी में हताश होते हैं, निराश होते हैं, परेशान होते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं खुद को? परिवार से ही हारता हूँ और परिवार से ही जीतता हूँ। अच्छा। जब देखता हूँ कि कुछ परिवार में गड़बड़ चल रहा है या मैं खुद को परिवार में नहीं पा रहा होता हूँ तो असहज हो जाता हूँ। लगता है किस लिए करा, क्यों करा। वो क्षणिक आते हैं, होते ही हैं हर एक के दिमाग में, किन के लिए कर रहा हूँ, इनको तो मेरी तवज्जो ही नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, या मेरी केयर नहीं कर रही, या इनको पता ही नहीं है कि मैं कितना इस परिवार के लिए रात दिन जान लगा रहा हूँ। और हिम्मत भी उसी से पाता हूँ जब वो क्षण आते, जब हम सब एक बेड में बैठे होते हैं और कहीं जाना होता है लेकिन नहीं जा रहे क्योंकि डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है और 2-2.5 घंटे हो गए, मज़ा आ रहा है, लग रहा है और देर चले डिस्कशन, और अपनी अपनी बातें बता रहे, डिस्कस कर रहे हैं। वहीं से ताकत भी आती है, लगता है कि हमसे धनी आदमी कोई नहीं है। परिवार की गड़बड़ ज़्यादा ख़राब है या व्यापार की? परिवार की। क्यों? व्यापार की झेली जा सकती है, परिवार की तोड़ देती है। व्यापार झेला जा सकता है, व्यापार पैसा है, कमाया जा सकता है, गवाया जा सकता है, दोबारा कमाया जा सकता है। परिवार तो मतलब वहाँ तो रिश्ते हैं, मतलब करीब व्यापार भी तो उसी लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए। व्यापार कौन सा अपने लिए कर रहे हैं? काम पे सुबह उठ के जाते हैं, किस लिए जाते हैं? क्योंकि शाम को घर आना है। अगर घर आने की इच्छा नहीं है तो जीवन ही नहीं है फिर। यही सत्य है। यही सत्य है। यही सत्य है। यही ज़िंदगी के अच्छे और बुरे अनुभव हैं जो हमें सिखाते हैं। फिलहाल खटिया तैयार है, हम खटिया तैयार है। हम भी तैयार होते हैं खटिया के लिए। वरना मतलब लोग कहेंगे कि यार कोट पहन के खटिया में बैठ। कोट। बॉस के केसेस रेगुलर बढ़ रहे हैं हमारे सोसाइटी पे, तो आपका इस पे क्या नज़रिया है, किस तरह से इसको देख रहे हैं आप? डिवोर्स तो एक मेरे हिसाब से एक मतलब 2 आदमी साथ नहीं रहना चाहते, मतलब क्या गुंडागर्दी है। मतलब डिवोर्स सही है या गलत है? डिवोर्स सही है, डिवोर्स में गलत कुछ भी नहीं है। डिवोर्स में गलत क्या है? 2 आदमी साथ नहीं रहना चाह रहे, इसमें क्या गलत है? मतलब ये निर्णय हम कैसे ले लें कि वो 2 आदमी नहीं साथ रहेंगे अब से, क्योंकि इनकी शादी भी थी कभी। 2 भाई साथ नहीं रहते, 2 भाई बहन साथ नहीं रहते, दोस्तियाँ भी टूटती हैं, पुराने दोस्त भी छूटते हैं। इसी रिश्ते पे इतना दारोमदार क्यों है? इसी रिश्ते को ऐसा क्या करके दिखाना है? परिवार भी टूटते हैं, सब तो टूटते ही हैं। तो ये जो आज एक घर कोई आदमी ने, किसी एक आदमी ने तय करा कि हाँ ये लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती है, उस लड़की ने तय करा कि हाँ ये लड़का मुझे बहुत अच्छा लगता है, और 5-6 महीने वो साथ रहे या फिर पहली बार मिले, जो भी उनका सीन रहा, एक छोटा सा निर्णय लिया कि चलो साथ रहते हैं, ज़िंदगी साथ बिताते हैं। अब आज वो चीज़ें नहीं हो पा रही। हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो सकता है लड़का शराब पी के घर आता हो सकता है लड़का कैरेक्टर में थोड़ा सा दिक्कत हो, या लड़की के साथ में ऐसा हो सकता है। आप शादी को बंधन, लिटरली बंधन ही बोल रहे हैं आप, तो ये तो जेल हो गई। मतलब कि आपने 7 फेरे लिए, अब 7 जन्मों तक आप इस जेल में रहेंगे, तो ये तो कोई लॉजिक हुआ नहीं। तो 2 लोगों का निर्णय है साथ रहने का, जब हम उसकी सराहना कर सकते हैं, उसको हम अप्लॉज कर सकते हैं, उस पर हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो जब 2 लोग उस
अब अकेले रहना, अलग रहना चाहते हैं, साथ नहीं रहना चाहते, तो हमें इसमें आपत्ति क्या है? मतलब वो दोनों साथ नहीं रहना चाहते, मुझे क्या आपत्ति हो? उनकी लाइफ है, उनको लगता है कि नहीं हम नहीं रह पा रहे, डाइवोर्स तो ज़रूरी है। लेकिन अभी तो आदमी छोटे परिवार पे रहना ज़्यादा पसंद कर रहा है। और पहले से लोग, जब हम कह रहे हैं कि 1960 में ऐसा होता था और उसके आसपास ऐसा होता था, तो वहाँ पर तो ज़्यादातर इकट्ठे परिवार रहते थे, 20-20, 30-30 लोग रहते थे। तो इन दोनों के अंतर को कैसे डिफाइन करें? मतलब मेरे को लगता है लोग बहुत इमोशनल होकर बातें करते हैं कि अरेंज्ड, मतलब क्या वो न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली के फ़ायदे नुकसान, इस तरह की बातें बहुत ही इमोशनल होकर करते हैं। इमोशनल ये तो एक सामाजिक फिनोमेना है जो धीमे धीमे चेंज होते रहेंगे। आज के समाज की जो मजबूरियां हैं या ज़रूरतें हैं, उस हिसाब से पीछे का समाज तो नहीं बन सकता था। तब लोग इकट्ठे ही रहते थे, क्योंकि तब खेती होती थी, खेत ही एक था, खेत के बंटवारे नहीं होने हैं, तो शायद तभी इकट्ठे रहते थे, या जो भी उनके रीज़न रहे होंगे। आज के टाइम में आदमी कोई बैंगलोर जॉब कर रहा है, कोई कहीं जॉब कर रहा है, अब उसके पेरेंट बैंगलोर ही नहीं आना चाह रहे। मतलब बहुत बड़े फैक्टर्स हैं इसमें, मतलब मैं इसको बहुत इजीली एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। शहर में रह के भी तो ऐसा कुछ हो रहा है ना कि साथ रहना नहीं चाहता, और उस माँ की, उस पिता की उम्मीदें भी तो हैं कि वो, उसकी बहू आएगी और वो घर में साथ रहेंगे। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन हो सकता है? मतलब जैसे आप मेरे घर आए और मैंने आपका वेलकम ही नहीं करा, मैंने आपको चाय पानी नहीं पूछी, मैंने आपकी इज्जत खातिरदारी नहीं करी, मैंने आपको बैठने के लिए नहीं पूछा, या मैंने पूछा भी तो मेरा भाव इतना अनमना था, या मैंने आपको चाय पूछी भी तो इतने अनमने भाव से पूछी, तो आप अगली बार तो मेरे घर नहीं आओगे। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, मैं या आप, कि आप मेरे घर क्यों नहीं आना चाह रहे? ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मतलब मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा पर आप मेरे घर नहीं आना चाह रहे? नहीं, लेकिन सोसाइटी के दो फैक्टर्स हैं ना, कि मतलब एक तो ये है कि उसको, मतलब एक लड़की के लिए तो ये जिम्मेदारी, मतलब यहाँ पर लड़की फंसती है कि उसको पति का ध्यान भी रखना है, परिवार का भी रखना है। पति की उम्मीदें भी लड़की से ही हैं, माँ बाप की उम्मीदें भी लड़की से ही हैं। क्यों है? क्योंकि हमारा सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही इस तरह से बना हुआ है। तो उसी को तो क्वेश्चन करना है ना। हाँ, मतलब हम ये क्यों कह रहे हैं कि लड़की की जिम्मेदारी है सब कुछ? 24, 25, 26 साल की तो लड़की है, उसकी जिम्मेदारी कहाँ से हो गई? और जो आज तक माँ बाप वो घर चला रहे थे, जो कह रहे थे हमने घर बनाया है, बसाया है, तो वो अब सडनली कहाँ गायब हो गए? इसकी जिम्मेदारी कैसे होगी इतने सारे रिश्तों को पालना? मतलब ये तो एक छोटा सा फूल है, अभी तो ये कोपल फूटी है, अभी तो इसने फूल बनना है, कल को कुछ होना है। कोपल की जिम्मेदारी कहाँ से होगी पूरे बाग को सींचने की? लेकिन आपका भाव क्या कहता है, न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली? भाई जितने परिवार में लोग हों उतना अच्छा लगता है, पर फिर वो परिवार के लोग भी तो हों। आज के टाइम में तो भाई भाई का नहीं रहा, बहन भाई की नहीं रही, भाई बहन का नहीं रहा, बेटा बाप का नहीं रहा, तो सारे रिश्ते गड़बड़ हो रहे हैं। लेकिन इसी रिश्ते पे सारा दारोमदार है साबित करने का कि नहीं, ये जो लड़की आई है ये सब कुछ ठीक करेगी। मतलब वो कैसे होएगा? मतलब किसकी जिम्मेदारी है? मतलब कौन कह रहा है कि ये लड़की की जिम्मेदारी है ऐसा करना? शादी तो दो लोगों के बीच हो रही है, उन दोनों की जिम्मेदारी है। उस शादी में जो भी जिम्मेदारी है वो उन दोनों की है। तीसरा कौन है जो इस शादी में आ रहा है? तो वो फेरों के टाइम में क्यों नहीं था? तो फेरे क्यों नहीं पड़ते कि तीसरा भी होना चाहिए फेरे में? फेरों में माँ बाप क्यों नहीं होते? लड़का लड़की फेरे ले रहे हैं, माने वो दोनों एक कसम खा रहे हैं, वो दोनों एक प्रतिज्ञा ले रहे हैं इस शादी में जाने की। बाकी लोग तो शादी में है ही नहीं, वो जबरदस्ती शादी में घुसते हैं, शादियाँ खराब करते हैं और फिर ब्लेम करते हैं कि साहब जो है ये लड़की खराब थी या लड़का खराब था। एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर जो हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। मतलब एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर तो पहले भी थे, ऐसा कौन सा है कि आज हो रहे हैं? उदाहरण पहले भी थे, समाज में पहले भी थे। आप सुनते थे, हमारे गांव में होता था कि इनकी दो इनकी बीवियां हैं। क्यों नहीं था? पहले नहीं था? पहाड़ों में भी सुना हुआ इनकी दो शादियां हो रखी हैं। तो एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर कोई नया फिनोमेना तो नहीं है। हाँ, जिस कंटेक्स्ट में आप या पहले भी प्रेमचंद की किताबें उठा लो या कोई भी उपन्यास उठा लो, कहानी उठा लो, मतलब प्रेम प्रसंग थे, वहाँ पर भी एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर थे। जो बड़े बड़े ठाकुर होते थे या वो जमींदार होते थे, वो
जाते थे, वो शौकीन थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे, तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं थे। बात अब कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं, अब आप बात कर रहे हैं कि भाई क्यों है, हम अभी की बात करें। अभी की बात कर रहे हैं कि क्यों है। तो इसके भी अलग अलग वो हैं, जैसे अब बैंगलोर दिल्ली की लाइफ अलग है, देहरादून की लाइफ अलग है, हल्द्वानी की अलग है, कोटा की अलग है, छोटे शहरों की जो होता है, बड़े शहरों की लाइफ अलग है, वहाँ भी कारण अलग अलग है। मेरा मानना ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना बेसिकली, मेरे साहब ये तो नहीं कहूँगा कि मतलब ये कोई शारीरिक डिमांड है, तो मैं नहीं कहूँगा, कि जिसकी भी शादी हो गई है वो जानता है कि कोई मतलब इट्स नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। मतलब मेरा मानना ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो एक, अच्छा उनकी बात नहीं कर रहा जो बिल्कुल ही व्यभिचारी है, मतलब हर हालत में, मतलब उनको तो मतलब डिस्क्लेमर लगा के साइड में कर, नॉर्मल मैरिजेस में अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि शादियों में लोनलीनेस बढ़ गई है, और बेसिकली वो आदमी ना अगर 50s में कर रहा है, ऐसे पकड़ते हैं, अगर 40s 50s में कर रहा है, 45 प्लस है, 40 प्लस है, अगर वो तब कर रहा है, तो मैं मानूंगा कि वो प्रेम ढूंढ रहा है। प्रेम मतलब कोई उसको पुचकार दे, उसको सम्मान दे दे, या उसको तवज्जो दे दे, समझ रहे हैं आप। जैसे पहले कभी माँ की गोदी में गए, बैठ गए, सर रख दिया, माँ ने हाथ फेर दिया, सब खत्म हो गया। तो मुझे लगता है प्राइमल नीड की तरफ जा रहा है जब भी कोई आदमी अगर कर रहा है। और फिर से मैंने कहा डिस्क्लेमर वालों को हटा दो, जो मतलब ये करने ही वाले ही हैं, चाहे जो मर्जी सिखा दो उन्हें, क्योंकि फैमिली पर से इतनी खूबसूरत है ना, फैमिली अपने आप में इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एक बार को आदमी होता ना जा सकता है, मतलब सोच सकता है, या लेकिन अगर उसकी नीड्स पूरी हो रही हैं और एक टाइम के बाद वो नीड्स जो होती हैं वो एक्सेप्टेंस की हैं, रिस्पेक्ट की हैं, प्रेम की हैं, तो मुझे लगता है कि वो नहीं जाएगा आदमी। पर शादियों में लोनलीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई आज के टाइम में। पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो प्रेम की जो मीठी सी वो होती है ना, कि तुम कैसे हो, है ना, तुम ठीक फील कर रहे हो, सुनो तुम बैठो, मैं देखती हूँ, है ना, या पति बोल दे कि तू बैठ जा, रहने दे, मैं देखता हूँ, तू बहुत थक गई होगी, है ना, तूने बहुत काम कर लिया, या उसने तो ऐसा बोला मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है इतना ही बहुत है बचाने के लिए शादी को, क्योंकि कोई छोटी सी एक आवाज़ आ जाए कि नहीं यार, ये यहाँ मैं वैल्यू, ये मेरी वैल्यू है इस घर में यार, मतलब मेरे बगैर नहीं चलेगा घर, ये समझ रहे हैं आप। मतलब औरत को मैं अब आदमी हूँ तो औरत की तरफ से ही बता पाऊँगा। अब औरत तो क्या चाहिए वो तो मैं शायद नहीं बता पाऊँगा। अगर एक स्त्री, औरत, महिला, बीवी जो भी है अपने पति को इतना ही बोल देना कि सुनो ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, ये बहुत है हमारे लिए, समझ रहे आप, तुम बहुत कर रहे हो, अपना भी ख्याल रखो, आओ बैठो, रहने दो, मत टेंशन मत लो। मेरा मानना ये है कि वो आदमी ना अगले दिन किडनी बेचने भागेगा कि ना मुझे अपने इस स्त्री के लिए, मुझे या इस अपनी बीवी के लिए मुझे कुछ भी करना है, इस परिवार के लिए मैं सब कुछ करूँगा। और ऐसा नहीं है कि दिल में उस औरत के नहीं है, क्यों नहीं होगा, प्रेम तो करते ही हैं। बोलना बंद कर देते हैं हम शादी में, इस बात को मान लेते हैं, और धीमे धीमे वो बात अप्रासंगिक हो जाती है, और वो सब बंदे भूल जाते हैं कि वो शादी में कर क्या रहे थे। शायद ये आंसर हो। लेकिन वहाँ से तो एक परिवार ख़त्म हो जाता होगा ना। हाँ, जैसे ही आप खत्म तो होते हैं परिवार। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। क्या बात है। तो इस वक्त जो आपकी ज़िंदगी है वो मंजिल को प्राप्त कर चुकी है या सफ़र में है?
ये तो ख़त्म होने के बाद ही पता चलेगा कि मंजिल तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे, या मंजिल भी कोई शब्द है कि नहीं है, या सफ़र ही मंजिल है। सफ़र ही मंजिल हो सकती है, क्योंकि मैं आज इतिहास के पन्ने पलट के देखता हूँ तो 16 साल पहले एक कल्पना थी जहाँ हम सोच भी नहीं सकते कि ना इंटरनेट है और ना ऐसे सुविधाएं। तो उस वक्त मेट्रो सिटी की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है और अचानक एक दिन फैसला लेते हैं कि उत्तराखंड वापस जाएंगे। क्या था मंगल का जो भीतर का सच है? देखो, मेरा मानना ये है कि आज ये काम हो गया, ऐसा हो गया, तो ये सुनने में अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है यही मंजिल थी। और अगर ऐसा नहीं हुआ होता, मैं लगभग 39 का था जब मैंने पूरी सेटल्ड लाइफ को छोड़ के फिर से एक स्टार्टअप में कूदा कि नहीं, मुझे कुछ करना है और ये करना है। अगर वो नहीं होता तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं कहलाता कि दिल्ली में नौकरी थी, और वो भी बहुत अच्छी नौकरी थी, और दोनों मियाँ बीवी की अच्छी नौकरी थी, गाड़ी थी, अपना मकान था। 39 में लोग मतलब कॉल इट इन करते कि हाँ, अब जो चल रहा है इसको चलने दो, बस बढ़िया चल रहा है। तो अगर नहीं होता तो शायद मतलब मेरे से बड़ा मूर्ख कोई इतिहास में नहीं होता, या मेरे घर में मुझे आज ताने ही पड़ रहे होते। ताने तो छोड़ने पर ही पड़े थे, पर आज लगातार पड़ रहे होते कि देखो, हमने तो तुम्हें बोला ही था ये बेवकूफ़ी है। तो भीतर का सच तो यही है कि मुझे छोटे शहर की ज़िंदगी चाहिए थी। मैं बहुत ट्रैवल कर रहा था, मैं बहुत घूम रहा था, मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रहा था, लेकिन सुकून तो कहीं नहीं था। और मुझे उस समय एक छोटी सी एक झलक दिखी एक बड़े सपने की, कि ऐसा पॉसिबल है, ऐसा कुछ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और फिर मैंने शिद्दत से वो सपना बेचा अपनी बीवी को, क्योंकि वो सपना तो उसका था ही नहीं ना कभी। उसका सपना तो पूरा हो चुका था। एक औरत का क्या होता है कि घर हो गया, बच्चा हो गया, मकान हो गया, गाड़ी हो गई, और ज़िंदगी ठीक चल रही है, और तब ऐसे में बताना कि ये सब अब हम छोड़ते हैं। हाँ, वैक्यूम तो बहुत बड़ा था इस मार्केट में, और वो वैक्यूम ये था कि उत्तराखंड में तब रिश्ते के लिए कोई पैसे नहीं देता था कि आप रिश्ता बताएंगे, इस बात के पैसे आपको मिलेंगे। रिश्ता बताना एक फ्री की सर्विस माना जाता था, एक सामाजिक सेवा मानी जाती थी। इसने रिश्ता बता दिया, उसने रिश्ता बता दिया। कोई पंडित होते थे, वो भी 200-400-500 लेके अपना पंडिताई करते थे, और लेने वाला भी उतने ही पैसे देने को तैयार था कि पहले 500 रुपये पंडित जी को दे रखे, वो रिश्ता बताएंगे मुझे। तो एक तो मार्केट ऐसा नहीं है कि उस समय और बड़ी साइटें नहीं थी नेशनल लेवल पे साइटें थी, पर वो पहाड़ में नहीं फिट बैठ पा रही थी, क्योंकि पहाड़ की व्यवस्था ही अलग है, हमारी एक्सपेक्टेशंस अलग है। हमारे यहाँ नाड़ी, गोत्र, दादी नानी कास्ट, ऊंची धोती के पंडित, और अपने पहाड़ में इधर सरोले पंडित, तो बहुत सारे कंसेप्ट है, तो उनको ये पकड़ नहीं थी। लेकिन कंपटीशन तो था ही उनसे, भयंकर कंपटीशन था। लेकिन कंपटीशन ऐसा था कि एक्चुअली ना बड़ा ये वैसा मार्केट था, मतलब जगह बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा। पहले तो मार्केट को एजुकेट ही करना कि हमें तो इस तरीके से करना ही पड़ेगा, वरना हमारे रिश्ते हो नहीं पाएंगे। और पहाड़ इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था कि हम ऑनलाइन क्यों जाएंगे, हम किसी अनजान से क्यों बात करेंगे, और ऑनलाइन तो सब बेकार होता है, और जो दोस्त यार या पड़ोसी रिश्तेदार रिश्ते बताते हैं वही सही होते हैं। तो आलसी समाज था बेसिकली, इस व्यवस्था के लिए तैयार ही था। तो उसको इस बात के लिए तैयार भी करना, मोटिवेट करना, एजुकेट करना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। कितनी भी कोशिश कर लो, वो मैरिज ब्यूरो से ऊपर बोले नहीं चाहते थे। अच्छा, भट्ट जी हैं, भट्ट जी का मैरिज ब्यूरो है, अच्छा हाँ, क्या बोले, मांगल.com तो वर्ड सुनने को तैयार ही नहीं था। तो मांगल मैरिज ब्यूरो ऐसे ऐसे वर्ड बोल देते थे वो। कैसे चेंज की मानसिकता मैरिज ब्यूरो से एक मैट्रिमोनियल साइट की? एक तो हम बूटस्ट्रैप थे, मतलब हमने कोई फंडिंग नहीं ली किसी से, जो अपना पैसा था थोड़ा बहुत वही लगाया था। बड़ी कंपनियों के पास अथाह पैसा था मार्केटिंग के लिए, इसके लिए, तो वो एक जो टॉप की जो क्रीम थी वो तो उनके पास चली जाती थी, जो नेट सेवी थी, बड़े शहरों में थी, वो उनके पास चली जाती थी।
लेकिन मार्केट तो यहीं पर ही था, पहाड़ तो यहीं रहता था। बहुत छोटा, 15 साल पहले बहुत थोड़ा तबका बाहर गया हुआ था, आज तो अथाह है। तो हमारे लिए दिक्कत ये थी कि अगर हम ऑनलाइन जैसी गए तो बड़ी साइटों ने बिडिंग इतनी बढ़ा दी कि मतलब हम सर्वाइव ही नहीं कर पाए। हमने ट्राई करा तो मेरे मार्केटर ने बोला कि इस महीने हमारा 15 साल पहले कि इस महीने 1.5 लाख रुपए खर्च हो गए, मेरी आवाज़ ही बंद होगी। मैंने कहा क्या कर दिया तूने, मेरा तो बजट ही नहीं था इतना डिजिटल के लिए, सिर्फ डिजिटल के लिए। तो पता लगा कि उन्होंने बिडिंग बढ़ा दी है, तो वो वर्ड नया सीखा कि अच्छा ये ऐसे भी आपको तबाह कर सकती है। फिर बैठे कि अब क्या करें, काम तो करना ही है, खोल तो दिया ही है। मार्केटिंग वाला दिमाग था तो मैंने गुरिल्ला टेक्निक करी। मैंने फिर क्या करा कि मोहल्लों में जाके कैनोपी लगा के बैठ जाता था और आने जाने वालों को पैम्फलेट बांटता था, एजुकेट करता था। मेलों में जाता था। मेलों में जाने की प्रक्रिया भी सबसे पहले मांगल नहीं शुरू करी थी, अभी भी मांगल ही है सब जगह। तो हम मेलों में जाते थे, वहाँ स्टॉल लेके बैठ जाते थे। तो लोगों के बड़े कौतुक का विषय होता था कि अच्छा अरे यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है। तो ऐसे देखता रहा, दाल ली, ये फिर ये राजमा ली, जो भी लिया पूरी। तभी आया, देखा अरे यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ कागज़ बिखरे पड़े हैं, मांगल.com लिखा है, गढ़वाली कुमौनी रिश्ते लिखा हुआ है। तो कुछ तो रुक जाते थे, पूछते थे, कुछ को हम आवाज़ दे के बुलाते थे कि वो देख रहा है, दूर से देख रहा है पर पास आने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहा। तो हम बुलाते थे, मैंने कहा दीदी 1 मिनट सुन लो ज़रा। तो फिर वो आ जाते थे, फिर उनको बताते थे ऐसे ऐसे होता है। मोहल्ले करे, लोगों के पास गए, कैंप लगाए, मतलब ऑफिसेज में जाके बैठ गए। किसी ऑफिस में जो उनका कंपाउंड है वहाँ पर बैठ गए कि लंच में लोग उतरेंगे तो हम उन्हें एजुकेट करेंगे कि हम ऐसे ऐसे करे काम करते हैं। तो वो ग्रास रूट लेवल पे एजुकेट करना पड़ा था मुझे कि ये ऑनलाइन पॉसिबल है। वो बिल्कुल तैयार नहीं था आदमी। एक बार तो मुझे याद है, मैं नेशविला रोड पे, देहरादून में एक जगह है नेशविला रोड, वहाँ पर दिन के समय कैनोपी लगी हुई थी हमारी एक पॉइंट पे जहाँ पर थोड़ी स्पेस मिल जाती है। वो संकरी रोड भी है काफ़ी। तो मैं ऐसे ही खड़ा हुआ था तो एक लड़की गई स्कूटी में, तो धीमे करी उसने स्कूटी, रुकी, देखा बड़ा 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 लिखा हुआ है गढ़वाली को रिश्ते, एक डिसेंट सा आदमी खड़ा हुआ है। फिर वो चली गई। फिर 2 मिनट बाद वापस आई स्कूटी खड़ी करी और पूछा मुझसे कि ये क्या है। तो मैंने पूरा बताया ऐसे करके है, ये है वो है। थोड़ा अंग्रेजी में बात करी तो कॉन्फिडेंस में आ गई कि हाँ नहीं। तो उसने फिर अपनी बहन का रिश्ता लिखाया और जाते समय हंसते बोली कि ज़िंदगी में पहली बार कहीं सड़क में खड़े होकर रिश्ता लिखा रही हूँ मैं तो वैसा वाले लेवल की हमें रणनीति अपनानी पड़ी कि हमें इन्हें एजुकेट करना पड़ेगा, हमें घर घर जाना पड़ेगा। तो हम लिटरली घर घर जाते थे। तो फिर एक स्टेज आई जब हमें लगा कि नहीं यार अब इससे भी नहीं हो रहा है, तो हमने पैम्फलेट बांटने शुरू करे। अब पैम्फलेट क्या होता था, वो आपने अखबार में डलवा दिए। अब अखबार वाला भी क्या करते थे, वो झाड़ देते थे। कई बार जैसे घर में भी गया तो घर में भी ऐसी पैम्फलेट फेंक गया, किसी ने देखा नहीं देखा, तो बहुत वेस्टेज आई। फिर दोबारा से गठन करा गया गुरिल्ला वॉरफेयर, इसे कैसे करा जाए। तो हमने उसी पैम्फलेट को एक थोड़े डिसेंट सा निमंत्रण पत्र के लिफाफे में बनाया और बाहर लिखा सादर निमंत्रण है, ठीक है। और वो पर्सनली एक लड़के, 2 लड़के हमने हायर करे, वो पर्सनली से एक बंदा स्कूटी में बैठा हुआ है, धीमे धीमे चल रहा है, वो घरों के अंदर फेंक रहा है। और जब घरों के अंदर कोई एनवेलप जा रहा है तो बंदा उठाता है कि सिर्फ सादर निमंत्रण लिखा हुआ है इसमें। तो फिर वो खोल रहा है, फिर वो पढ़ रहा है कि अच्छा क्या लिखा हुआ है। तो वो भी एक बड़ा कौतिक का विषय था। तो ऐसे हमने हज़ारों लाखों बांटे होंगे घरों में जा के। कॉलोनीज काउंट करी कि इस कॉलोनी में पहाड़ी हैं, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, वो करा। तो कैसे इंतजाम करते थे कई संसाधनों का, सैलरी का, क्योंकि फंडिंग तो थी नहीं, खुद से ही ईजाद करना है, छोटा शहर है। हाँ, 15 साल के सफ़र में शुरू, पीछे के 7 साल ही आप काउंट कर सकते हो मांगल के। उसके पीछे के 9 साल, 8-9 साल तो मतलब यही नहीं पता था कि आज का दिन कैसे गुजरेगा। लेकिन उसके साथ साथ सारे वो प्रयास भी करने हैं जिनके कारण काम आगे बढ़ेगा या कुछ होएगा। तो जैसी 2 तारीख आती थी और 30 तारीख से ही आपको या 28 तारीख से आपको सैलरी का प्रेशर आना शुरू हो जाता था। सैलरी देनी है, रेंट देना है, बिजली के बिल देने हैं, मार्केटिंग के खर्चे भी हैं।
तो ऐसा था नहीं, मतलब शुरू के 8 साल तो अगर ऐसे अब कोई मुझे बिठाता तो मैं शायद मांगल, कई बार आपको पता है ना, मतलब हमें वही था मेरा कि मतलब कैसे वो परिस्थिति आई, मतलब ऐसा हो रहा है, मतलब होगा नहीं होगा, और कितनी बार सोचा कि यार अब नहीं हो पाएगा। नहीं, बहुत क्षण आते हैं ऐसे, हाँ। बहुत क्षण आए हैं ऐसे। एक बार ऐसा क्षण आया कि मैंने वाइफ को बोला कि नहीं हो पा रहा है, तो काम तो करना ही है, हमने तब कुछ तो कर ही दिया। तो ये तय हुआ कि मैं वापस दिल्ली जाता हूँ, नौकरी करता हूँ, और तू यहाँ पर मांगल चला ले। तो मैं इतना, क्योंकि कमाई तो यहाँ खर्चा कम था, दिल्ली में कमाई ठीक ठाक हो जाती थी, मैं तो सीनियर लेवल से रिटायर हुआ था, तो मार्केटिंग तो मेरे उसमें थी। तो मैंने कहा मैं तो कमा ही लूँगा अब दोबारा से। तो मैंने कहा मैं तेरे को इतना भेज दिया करूँगा, तेरा रेंट वेंट सब खाना पीना सब हो जाएगा, और मैं वापस। तो लिटरली ऐसा भी दिन हुआ था कि किसी रिश्तेदार ने मुझे बोला कि भाई जो है मैंने फलां जगह देखी है, आप आ जाओ वापस, वो चाह रहे हैं आप जैसा कोई बंदा ज्वाइन कर ले। सैलरी भी डिस्कस होगी, सब कुछ हो गया। बीवी ने गेट पे खड़े होकर टीका वीका भी लगाया, दही चीनी भी खिलाई, और हम गले वले भी मिले। इमोशनल मोमेंट हो गया कि नहीं, हमें मांगल तो चलानी है, चलो मैं जाता हूँ, तू देख लेना, ऐसे कर के वहाँ पर वापस गया। लेकिन वो जॉब वैसी थी नहीं जैसे उन्होंने बताया था, और वो टर्म्स मुझे सूट नहीं कर रहे थे बिल्कुल। और जब मैंने स्वाति को वहाँ से सेकंड डे बताया कि मैं वापस आ रहा हूँ, तो बड़ा अजीब सा हो जाता था। मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि स्टार्टअप वाले बंदों को, या जिनको ज़िंदगी में ज़्यादा चुनौतियाँ चाहिए, मुझे कभी कभी लगता है कि उनको शादी नहीं करनी चाहिए, शादी के पहले सारे गेम बजा लेने चाहिए। बहुत मुश्किल हो जाता है आपकी वाइफ की आंखों में किसी भी चीज़ का बनते बिगड़ते देखना उसके, क्योंकि उसने तो इतनी चीज़ें नहीं सोची थी ना, उसकी तो लाइफ सेट थी। आज खुश हैं आप अपने पीछे मुड़ के देखते हैं तो? हाँ, वही जैसे मैंने कहा कि अब हो गया तो अच्छा लगता है, अब नहीं हुआ तो तब सामने, अब तब आप भी नहीं बैठे होते, पूछ भी नहीं रहे होते मुझे, और मैं कहीं 53 साल का आदमी कहीं बैठा होता, कोई छोटी मोटी काम करके, परिवार तो चला नहीं था, वो कर रहा होता तो, और सब कोस रहे होते कि देखो अब सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए था, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है परिवार के साथ में। बीवी भी शायद परेशान होती, बच्चा भी शायद परेशान होता कि भाई किस स्थिति में ला दिया है ना इस परिवार को मैंने। एक मेरा छोटा सा सवाल है। हाँ, अगर मैं परिवार के इतर बात करूं, पति पत्नी की, हाँ, तो पति पत्नी की लड़ाइयाँ खूब है, और पति पत्नी के रिश्ते बहुत टूट रहे हैं परिवार के कारण, उनके अपने के कारण। अगर किसी की नई नवेली शादी हुई है और उसने परिवार को खुश रखना है, तो एक पति पत्नी को कैसा एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए कि उसकी आगे की लाइफ बहुत अच्छी चले? इसे मैं 80-20 का रूल बोलता हूँ, ठीक है। रिश्ते टूट रहे कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। लड़ाइयाँ हो रही को बहुत बड़ी बात नहीं है। लड़ाइयाँ दोस्तों में भी होती है, मैंने पहले भी कहा है, दोस्त भी लड़ते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 दिन बाद फिर बैठ जाते हैं, है ना, और 4 बातें भी सुनाते दूसरे को, लेकिन फिर बैठ जाते हैं। वहाँ तो नहीं हम बोलते कि रिश्ते दोस्तियाँ टूट रही हैं, नहीं टूट रही, दोस्तियाँ जल रही हैं, क्योंकि वहाँ पर लचीलापन है, वहाँ पर एक्सपेक्टेशंस कम है, वहाँ पर आप दे ज़्यादा रहे हैं। कई दोस्तियों में आप देखेंगे एक दोस्त ज़्यादा दे रहा है, एक दोस्त ले ही रहा है, लेकिन वो दोस्ती है क्योंकि वो उसे पसंद करता है, तो उसे मज़ा आता है कि ये इसके साथ ही घूमने जाऊँगा, इसके साथ पिक्चर जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं देता, तो हो सकता है इस रिश्ते में वो कुछ और चीज़ दे रहा है और ये आदमी इस रिश्ते में कुछ और चीज़ दे रहा है। इसे 80-20 रूल बोलते हैं, ठीक है, ये मेरा अपना रूल है। तो जिस दिन भी आपको लगे शादी में 20% बचा हुआ है, उस दिन का 80% आप कंप्लीट करें। समझ गया? आज अब मैं आदमी तो औरत की बात करूँगा। आज मेरी वाइफ 20% ही दे रही शादी में, तो आज का 80% मुझे देना है। 100 तो पूरा करना है। 100 का हिसाब जैसे हो ना, बैंक में शाम को 8 आना भी कम हो जाएगा तो ब्रांच बंद नहीं होगी, हिसाब लगाया जाएगा पूरा कि नहीं 50 पैसा कहाँ गया। ऐसा नहीं होगा कि कोई बोलेगा मैंने भर दिया ना, ये 50 पैसे निकालो कहाँ गए। वैसे ही शादी में पर डे चलती शादी, अगर मेरी वाइफ ने 20% दिया है तो मैं 80% मुझे भरना पड़ेगा, तभी चल पाएगी। किसी दिन मेरे पास ही 20 होगा देने के लिए, तो मेरी वाइफ को 80 देना पड़ेगा। और औरत के जो हार्मोनल चेंज होते हैं वो डालते हैं रिश्तों में फ़र्क? बहुत बड़ा, अच्छा, बहुत बड़ा। मैं आप मुझसे बोलेंगे तो आई थिंक ये बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड टॉपिक है। आपने कहाँ से लाए मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड टॉपिक है। आप इसे गूगल करें, इज़ मेनोपॉज द सीक्रेट किलर ऑफ मैरिजेस।
अच्छा। मेनोपॉज एक अवस्था आती है औरतों में, और इस बारे में बात नहीं होती क्योंकि हम साइंटिफिकली तो गियर्ड है ही नहीं। हमारी जो रेस है, जो हम लोग हैं, हम धार्मिक ज़्यादा हैं, साइंटिफिक कम है एनालिसिस में कि क्यों हो रहा है मेरे साथ में, मेरे अंदर ऐसा क्या हो रहा है। अब जैसे आज से अगर 100 साल पहले या 70 साल पहले कोई आदमी अगर मलेरिया से या तपेदिक से या टीबी से मरता था तो हम उसे भारी हवा या कुछ ऐसे बता के गाड़ गुड़ के निकल लेते थे। आज के टाइम पता क्यूरेबल है, डिजीज़ है, इसका इलाज है, आदमी ठीक हो जाएगा 2 घंटे बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद। प्लेटलेट बढ़ गए, ये खिला दो, वो कर दो, ऐसी तो है। मेनोपॉज आपको बहुत साइलेंटली हिट करता है, ये औरतों में होता है, और इसमें भी प्री मेनोपॉज है, पोस्ट मेनोपॉज है। इस दौरान औरतों में इतने भयंकर हार्मोनल चेंजेस आते हैं कि वो उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो क्यों बिहेव कर रही हैं ऐसा, पर वो बहुत अलग ढंग से बिहेव करती हैं, और आदमी को तो कतई समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है। ये वो औरत तो है ही नहीं, ये क्या बोल रही है। वो ऐसी बातें बोल देगी, तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और आदमी सोच रहा है कि ये लाइन कहाँ से आई, ये कैसे बोल दिया इसने मुझे, क्योंकि वो तो यहाँ तक सहेज के चला था सब कुछ। घर, उसको लगा मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, नौकरी पे जा रहा हूँ या व्यवसाय पे जा रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, टीवी, फ्रिज, गाड़ी वाड़ी, EMI, लोन, फ़ोन, गोल्ड वोल्ड सब तो कर दिया मैंने, ज़मीन भी टुकड़ा भी दे दिया। सडनली कुछ होना शुरू हुआ है, सर्दी के नवंबर चल रहा है, औरत ने उठ के फ़ैन चला दिया। आपको ये झगड़ा करना चाह रही मुझसे, इस हालत तो रजाई ओढ़ने का टाइम मैंने फ़ैन चला दिया, वो कह रही मुझे गर्मी लग रही है। आपका झगड़ा हो रहा है, आधे घंटे में बंद कर दिया, आपको समझ नहीं आ रहा कि मतलब आप क्यों बंद कर दिए, पहले था तो। अच्छा, मैन एंड लोनलीनेस बहुत बड़ा वर्ड है, आपको पता है? देखिए, हम शादी अकेलेपन से बचने के लिए करते हैं, पर मजेदार बात यह है कि कई बार शादियों में अकेलापन आ जाता है। सो लोनलीनेस इन मैरिजेस बहुत बड़ा कंसेप्ट है, और आदमियों के लिए भी बड़ा कंसेप्ट है। आदमी के बारे में कम बात हुई है क्योंकि आदमी जिम्मेदारी का पुतला बना के भेजा गया है बस, है ना। जैसे औरत को जिम्मेदारी दी गई है, आदमी को भी जिम्मेदारी दी गई कि बाहर से रक्षा करो, सामान लेकर आओ, सब चीज़ें व्यवस्थित करो, हमें सिक्योरिटी दो लाइफ में। और वो किसी को बात बता नहीं पाता, उसे बात करना भी नहीं आता, क्योंकि वो बात करेगा तो कमज़ोर साबित होएगा, उसे कमज़ोर देखेगा वो कि अच्छा, मतलब क्योंकि साथ वाले भी उस बारे में बात, लड़के तो वैसी बात नहीं करते ना। औरत की भी शिकायत है कि इसे तो प्यार करना भी नहीं आता, और यही वो पीरियड है जब आदमी लोनलीनेस हो जाती है। तो ये रफली मेरे ख्याल से 40-45 किसी, डिपेंडिंग अपॉन किसकी मैरिज में क्या चल रहा है, 40 के बाद आदमी मिलता है थोड़ा लोनली हो जाता है, क्योंकि अब वो ये भी बता नहीं सकता कि घर के जो प्रेशर्स हैं, वो जो फाइनेंशियल प्रेशर है वो भी उसको ज़िंदगी जीने नहीं दे रहे हैं, या उसे इस बात की अप्रिशिएशन नहीं मिल रही है कि वो इतना करता है इस घर के लिए। हमें शादी के किसी भी रिश्ते में अप्रिशिएशन बहुत बड़ा वर्ड है। मैं भी अपने परिवार में, जैसे मैं अभी बात करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से हमने सेशन नहीं करा, हम तीनों बैठ के सेशन कर लेते हैं, मैं, मेरा बेटा, मेरी वाइफ कर लेते हैं, छोटी मोटी नोक झोंक भी हो जाती है, वो चले, लेकिन और एक सेशन कर लेते हैं लंबा सा, किसी भी टॉपिक को लेकर झील लेते हैं। तो मैं भी उसमें कुछ टाइम से देख रहा हूँ कि वहाँ पर एक टॉपिक को लाना ज़रूरी है। वो टॉपिक ये है कि अगर तुम्हें इस आदमी की कोई बुराई करनी है, आप करो परिवार में, लेकिन पहले तुम्हें इसकी 5 अच्छी बातें लिख के देनी पड़ेंगी मुझे, फिर एक बुराई की बात कर सकते हो। तो ये जो 5 अच्छी बातें हैं, अगर मैं दीपांशु भाई मैं बोलूँ कि यार दीपांशु भाई, मैं आपके साथ ही आनंद का अनुभव करता हूँ, या मुझे आपकी सोबत में मज़ा आता है, या मुझे आपका बोलने का तरीका बड़ा पसंद आता है, मैं कई बार ट्राई करता हूँ मैं आपके जैसा बोल पाऊँ। अब अगर मैंने 5 अच्छी बातें आपसे बोली भी हैं, किसी एक दिन मैंने आपसे बोला, यार मैंने कहा दीपांशु भाई गलत बात है, मैंने कहा तुम हमेशा देर से आते हो, पच जाएगी, आप बैलेंस आउट हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने यही बात बोली और बाकी 5 अच्छी बातें नहीं बोली हुई हैं, तो हम दूर चले जाएंगे, हम बैलेंस नहीं बन पाएगा। बहुत अच्छा लगा आज बात करके क्या, हमेशा बात करके अच्छा लगा। लेकिन आज काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है ना। ये टॉपिक्स मेरे ख्याल से और डिस्कस होने चाहिए थे। जब किसी चीज़ को छोड़ा जाए क्वेश्चंस में ही, तो मुलाकात होने की संभावनाएं फिर ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो संभावनाओं को बरकरार रखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।
थैंक यू एवरीबॉडी।